नमस्कार। आज हम रामायण के एक बहुत ही कह सकते हैं नाटकीय मोड़ पर बात करने वाले हैं, सीता हरण, रावण का दुष्कर्म। जी। ये कहानी हमें ले जाती है पंचवटी, जहां राम, सीता और लक्ष्मण वनवास काट रहे हैं। तो आइए इस कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं, है ना? बिल्कुल। पंचवटी की वो शांति असल में वो पृष्ठभूमि है जहाँ से घटनाओं का वो बवंडर उठता है जो आखिर में सीता जी के अपहरण तक ले जाता है। मतलब हर क्रिया की प्रतिक्रिया यहाँ से साफ दिखनी शुरू हो जाती है। और पहली कह सकते हैं चिंगारी वो है रावण की बहन शूर्पणखा का वहां पहुंचना। हाँ, शूर्पणखा। राम जी उसका विवाह प्रस्ताव ठुकरा देते हैं और फिर लक्ष्मण वो आवेश में आकर उसकी नाक और कान काट देते हैं। यहीं से बदले की आग भड़कती है। सही कहा ना? हाँ बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ एक अपमान का बदला नहीं था। हमारे स्रोत बताते हैं कि शूर्पणखा जब अपने भाई रावण के पास जाती है तो वो सिर्फ अपने अपमान का दुखड़ा नहीं रोती। अच्छा, और क्या करती है? वो सीता जी के सौंदर्य का ऐसा जबरदस्त वर्णन करती हैं कि रावण के मन में एक वासना जाग जाती है। तो यहाँ दोहरा मामला है, अपमान का बदला भी और एक तरह का उकसावा भी। अच्छा, तो ये दोनों चीजें मिलकर रावण को दखल देने पर मजबूर करती हैं। एग्जैक्टली। और फिर रावण एक प्लान बनाता है। हाँ, वो सोने के हिरन वाला प्लान। जी, अपने मामा मारीच की मदद से। मारीच जो पहले भी राम के बाणों का स्वाद चख चुका था, उसे वो सोने का हिरण बनने को कहता है। मकसद साफ था, सीता जी को लुभाना। ये प्लान अपने आप में काफी शातिर है। शातिर तो है ही, और इसमें माया या कह लीजिए भ्रम का तत्व भी आ जाता है। सोने का हिरण जो असल में है ही नहीं, वो एक मोह पैदा करता है। ये दिखाता है कि कैसे बाहरी चमक दमक या लालच हमें भटका सकता है। और हुआ भी वही। सीता जी उस अनोखे हिरण को देखती हैं और बस मोहित हो जाती हैं। हाँ। वो राम जी से जिद करती हैं कि उसे पकड़ कर लाएं। राम जी जाते भी हैं, हालांकि लक्ष्मण थोड़े आशंकित थे। बिल्कुल, ये मोह का एक क्लासिक उदाहरण है, लेकिन इसके बाद जो होता है वो और भी निर्णायक है। जब राम मारीच को मारते हैं। हाँ, मरते वक्त मारीच राम जी की आवाज की नकल करता है और चिल्लाता है, हे लक्ष्मण बचाओ। ओहो, ये सिर्फ एक चीख नहीं थी। नहीं, ये प्लान का अगला हिस्सा था। सीता जी और लक्ष्मण के बीच शक और चिंता पैदा करने के लिए। और सीता जी तो आवाज सुनकर व्याकुल हो ही जाती हैं। राम के लिए उनकी चिंता इतनी बढ़ जाती है कि वो लक्ष्मण को जाने पर मजबूर कर देती हैं। हाँ, लक्ष्मण के समझाने के बाद भी। और यहीं पर लक्ष्मण वो खींचते हैं जिसे हम सब जानते हैं, लक्ष्मण रेखा। जी, लक्ष्मण रेखा। जाने से पहले लक्ष्मण कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींचते हैं, एक सुरक्षा कवच की तरह, और सीता जी से कहते हैं कि कुछ भी हो जाए इसे पार ना करें। ये रेखा तो कहानी का एक बहुत ही सिंबॉलिक हिस्सा बन गई है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक फिजिकल बाउंड्री नहीं है। कई लोग इसे मर्यादा, कर्तव्य और जो तय सीमाएं हैं उनके उल्लंघन के परिणामों के प्रतीक के तौर पर भी देखते हैं। दिलचस्प है ये व्याख्या। और जैसे ही लक्ष्मण जाते हैं, रावण अपना दांव चलता है, साधु के भेष में। हाँ, साधु का भेष। सोचिए, जो पवित्रता और भरोसे का प्रतीक है, उसी का इस्तेमाल अपने बुरे इरादे के लिए। ये तो विश्वासघात की हद है। वो भिक्षा मांगता है और सीता जी को रेखा के बाहर आने को उकसाता है, और जैसे ही वो करुणावश भिक्षा देने के लिए रेखा लांघती हैं, रावण अपने असली रूप में आ जाता है और बलपूर्वक उन्हें उठा लेता है, उनका अपहरण कर लेता है। फिर वो उन्हें अपने पुष्पक विमान में लंका ले जा रहा होता है। तभी रास्ते में जटायु, वृद्ध पक्षीराज। हाँ, जटायु, वो बचाने की कोशिश करते हैं। और क्या कोशिश करते हैं? अपनी पूरी ताकत से रावण से लड़ते हैं। भले ही वो हार जाते हैं, रावण उन्हें बुरी तरह घायल कर देता है, लेकिन जटायु का वो प्रतिरोध, वो अन्याय के खिलाफ खड़े होने का, धर्म के लिए लड़ने का प्रतीक बन जाता है। सही बात, भले ही सामर्थ्य कम हो, पर सही के लिए खड़े होना। बिल्कुल। खैर, अंत में रावण सीता जी को लंका ले जाता है। हाँ। और वहाँ उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बना दिया जाता और है। यहीं से फिर राम और लक्ष्मण की खोज शुरू होती है, हनुमान जी की एंट्री होती है, और कहानी महायुद्ध की तरफ बढ़ जाती है। ये पूरा घटनाक्रम आप देखिए, शूर्पणखा के अपमान से शुरू होकर सीता जी के अपहरण तक, कैसे एक घटना दूसरी को जन्म देती है। इसमें बदला है, मोह है, छल है, कर्तव्य है, मर्यादा का उल्लंघन है, प्रतिरोध है, सब कुछ है। एक जटिल ताना बाना। बिल्कुल, हर पात्र के कर्म कहानी को आगे बढ़ाते हैं और उसका नतीजा तय करते हैं। तो इस पूरी चर्चा से हमने क्या समझा? मतलब एक अपमानजनक घटना ने कैसे भावनाओं और इरादों का एक ऐसा जाल बुना
जिसने आखिर में एक बड़े विनाश को जन्म दिया। हाँ, और जो बात मुझे खास तौर पर सोचने पर मजबूर करती है वो है सीमाओं का विचार, बाउंड्रीज। जैसे लक्ष्मण रेखा। हाँ, वो तो एक फिजिकल रेखा थी, लेकिन इसके अलावा भी व्यवहार की, नैतिकता की, वचनों की अदृश्य सीमाएं होती हैं। और ये कहानियां हमें बार बार दिखाती है कि इन सीमाओं को लांघने के परिणाम अक्सर कितने गंभीर हो सकते हैं, सिर्फ व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए। ये तो बहुत गहरी बात है। श्रोताओं के लिए भी एक सवाल छोड़ जाते हैं फिर। जरूर। आज के जमाने में हमारे अपने जीवन में, समाज में कौन सी ऐसी रेखाएं हैं, चाहे वो दिखती हो या ना दिखती हो, और उनका सम्मान करना या उन्हें लांघ देना, ये हमारे आसपास की